और क्लास तो आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। दिस इज़ केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसमें आज हम एक नया लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मेटलर्जी ऑफ कॉपर की मेटलर्जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आएगा, डिटेल क्वेश्चन में आएगा सेक्शन सी में। और इस चैप्टर में चैप्टर 2 के अंदर बस यही एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पास बनेगा या बन सकता है। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर है। अच्छा, इस बुक के अंदर पहले पुरानी जो बुक थी सेकेंड ईयर की, उसमें एल्यूमिनियम की मेटलर्जी भी थी और कॉपर की भी थी, और दोनों में से एक मेटलर्जी हर साल आती थी। तो इस न्यू बुक के अंदर जो इस साल आई है कराची में, तो उसमें क्या है कि एक ही मेटलर्जी हमारे पास है जो कि कॉपर की है। तो ये तो 100% आ जाएगा, चूँकि हमारे पास एल्यूमिनियम की मेटलर्जी अब रही नहीं, कोर्स से हटा दिया गया उसको। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ से भी बना सकते हैं, एक पार्ट मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर की मेटलर्जी, कॉपर किसे कहते हैं बेटा? आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कॉपर का सिंबल आप जानते हैं होता है Cu। कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसको हम लोग कहते हैं उर्दू में तांबा। ठीक है, तो Cu इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि Cu इसका जो है वो लैटिन नेम से निकला है क्यूप्रम। लातीनी ज़बान में आपको पता है इसको क्यूप्रम कहते हैं। तो क्यूप्रम का ये Cu है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉपर और उर्दू में इसको कहा जाता है तांबा। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है तारों को बनाने में, वायर्स को बनाने में। आपके घरों में वायरिंग के लिए या पंखे में वायरिंग के लिए जो भी तार इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब के सब कॉपर से बने होते हैं। ठीक है, अब वो कॉपर कैसे बनाया जाता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस जो है हम उसको जानेंगे कि कॉपर की मेटलर्जी। ठीक है, अच्छा, मेटल्स जितने भी होते हैं ना, मेटल्स नेचुरली मौजूद होते हैं ज़मीन के अंदर। जो भी मेटल्स होते हैं ज़मीन के अंदर वो पाए जाते हैं, ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब मिनरल्स के फॉर्म में ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। और लगभग हर मिनरल जो होता है उसको हम क्या करते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं और वो डायरेक्टली निकल जाते हैं, फ्री स्टेट में निकल जाते हैं। उनको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं होता। उसको हम लोग कहते हैं हापा मेटल। हापा, HAPA, हापा मेटल। हापा का क्या मतलब है? HG, Ag से मुराद हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड मर्क्यूरी, और Ag से मुराद यहाँ पर हमारी है दिस इज़ सिल्वर। PT हमारे पास यहाँ पर दिस इज़ प्लेटिनम, और Au हमारे पास है दिस इज़ गोल्ड। तो ये चार वो मेटल्स हैं जो ज़मीन के अंदर से फ्री स्टेट के अंदर निकलते हैं, बट डायरेक्टली निकल जाएंगे, आप उनको मार्केट में जाके बेच दें, कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेटल हैं, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिसके अलावा कोई भी मेटल हो, उसको अगर ज़मीन से निकालेंगे तो वो इम्प्योर स्टेट में ज़मीन के अंदर से निकलेगा। ठीक है, फिर उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है उसमें से मेटल को निकालने के लिए। तो जब वो ज़मीन के अंदर से इम्प्योर स्टेट में निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओर। तो वो ओर कहलाता है। ज़मीन के अंदर से मेटल्स के ओर निकलते हैं मिनरल की फॉर्म में। ओर मतलब उर्दू में इसको हम लोग कह सकते हैं कच्च धात। कच्च धात इसको कहा जाता है। कच्चा लोहा है, कच्ची धात, उसको हम कह सकते हैं कच्च धात कहते हैं, ओर कहते हैं। तो ओर असल में क्या होता है? मेटल का एक कंपाउंड पूरा बना हुआ होता है। जैसे कॉपर को अगर आपको ज़मीन से निकालना है तो कॉपर का एक पत्थर जैसे कि रेडिश कलर का ज़मीन से निकलेगा, CuFeS2, वो कॉपर नहीं होगा, कॉपर का पूरा कंपाउंड होगा वो। और सिर्फ यही नहीं कॉपर का कंपाउंड होगा, बल्कि इसके साथ कुछ इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी अटैच होंगी। इसके साथ क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हज़ारों साल तक ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, हज़ारों लाखों सालों से, तो इसके ऊपर कुछ धूल मिट्टी के पार्टिकल्स भी इसके ऊपर आ जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, कुछ जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ के साथ अटैच होगी। इन फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को जिसके ऊपर अटैच होगी इसको कहा जाता है दे आर कॉल्ड गैंग, या इसको हम कहते हैं गैंग पार्टिकल्स। तो गैंग पार्टिकल्स वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो मेटल जो किसी और के सरफेस के ऊपर चिपकी हुई होती हैं। तो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना पड़ता है। अगर हमें पहले गैंग पार्टिकल को रिमूव करेंगे तो आप कंपाउंड तक पहुंचेंगे, फिर इस कंपाउंड के अंदर से हम जो है वो क्या करेंगे, जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू ये काम किया जाता है। तो कॉपर की ओर होते हैं पंजाब जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी कॉपर की ओर मौजूद है, रिकोडिक जिसको हम कहते हैं। तो रिकोडिक में कॉपर गोल्ड माइंस मौजूद हैं जो इमरान खान के दौर में भी निकले थे, तो इस पर काम हो रहा था। तो कॉपर और गोल्ड के बहुत बड़े माइंस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जिसमें कॉपर भी निकलता है, गोल्ड भी निकलता है। तो कॉपर पायराइट और इसको हम कहते हैं। तो कॉपर पायराइट और है तो वो उसमें से गैंग पार्टिकल अटैच है। अब इस गैंग पार्टिकल को रिमूव करना, और गैंग पार्टिकल को रिमूव करने के साथ साथ इसमें से प्योर कॉपर मेटल को ऑब्टेन कर लेना, जिसके तहत वायर्स बनाए जा सके, तार बनाए जा सके, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। इसको मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, इसको मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी मतलब धातकारी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब मेटल्स को उनके ओर्स में से अलग करना कहलाता है मेटलर्जी, धातकारी। ये आयरन की भी की जाती है, एल्यूमिनियम की भी की जाती है, कॉपर की भी की जाती है, और बहुत सारे मेटल्स की जाती है।
और सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं हर्ड मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। और बहुत बड़ी एक वास्ट एक फील्ड है। एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी एक डिपार्टमेंट होता है मेटलर्जी के नाम से, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो मेटलर्जी पूरी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है कराची में। तो मेटलर्जी किसको कहते हैं, जिसमें यही चीज़ पढ़ा जाता है कि किस तरह से मेटल्स को रिफाइन करते हैं। तो एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, जो कि जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो उसका मतलब कि इसको इंसानियत को फ़ायदा भी बहुत है उससे। ये जस्ट एक समझ जाओ कि ढकी छुपी बात नहीं है जो रिसर्च की हो, ये लैब के अंदर की हो, बल्कि इसको करने के बाद हम जो रियल लाइफ में बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक इंसान पैसे भी कमा सकता है और एक इंसान रिसर्च में भी बहुत कुछ कर सकता है। ये एक ऐसे फील्ड है, जाहिर से पता है कॉपर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कॉपर बेच सकते हैं, कॉपर रिफाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर की मेटलर्जी आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉपर को उसके ओर में से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसके हमारे पास कॉपर के बहुत सारे ओर हैं, सिर्फ एक ओर नहीं है, कॉपर के बहुत सारे ओर हैं। कॉपर पायराइट है, एजुराइट है, मेलाचाइट है, बहुत सारे ओर्स होते हैं। उनमें से जो चीफ ओर है सबसे ज़्यादा जिससे निकाला जाता है कॉपर को, वो कहलाता है चैल्कोपायराइट। इसको चैल्कोपायराइट भी कहते हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं कॉपर पायराइट, एक ही बात है। चैल्कोपायराइट भी यही चीज़ होती है और इसी का दूसरा नाम कहा जाता है कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट क्या हमारे पास है, दिस इज CuFeS2, यह फॉर्मूला है कॉपर पायराइट का। अच्छा, अगर सिर्फ FeS2 लिखा होता है ना तो उसको कहते हैं आयरन पायराइट या सिर्फ पायराइट, ठीक है। तो सिर्फ अगर FeS2 होता है, FeS2 को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड जो है वो आयरन पायराइट। और अगर Cu भी लगा उससे पहले तो ये कॉपर पायराइट। तो जो आयरन पायराइट है वो आयरन का हो रहा है और कॉपर पायराइट कॉपर का हो रहा है, सही है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर पायराइट के ज़रिए कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा सारी दुनिया में। तो कि किस तरह से उसको ज़मीन से हमने गढ़ा, जब हम कहीं पर गए, हम जैसे कि बलूचिस्तान में गए, वहाँ पर हमने देखा कि पूरे माइंस थे, कॉपर माइंस थे, वहाँ से हमने बहुत सारे ओर्स निकाल लिए। और निकाल के उसको हम ट्रक में भर कर ले आए किसी इंडस्ट्री, कॉपर जहाँ पर रिफाइन किया जाता है। अब उसमें हमें ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके बाद हम 100% प्योर कॉपर तक पहुँचेंगे, जिसको फिर हम ईजिली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर की अगर दूसरी कोई चीज़ बनानी है तो उससे बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड सबसे पहले तो ये होगा कि गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करना है, ये गैंग पार्टिकल्स को हटाना है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास स्टेप नंबर 1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर की कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन में क्या किया जाता है, इसमें से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कॉपर पायराइट का ओर जब निकाला जाता है तो उसमें सिर्फ 96% तक, सॉरी 94% उसके अंदर हमारे पास सिर्फ गैंग पार्टिकल्स होते हैं और सिर्फ हमारे पास 6% जो है वो हमारे पास कॉपर पायराइट का ओर होता है। मतलब अगर 100 किलो अगर आप निकाल लो ना बेटा, 100 किलो 100 kg, उसमें 6 kg वो है जो कॉपर पायराइट है, बाकी 94 kg उसमें धूल मिट्टी लगी हुई है। तो बड़ी तादाद में धूल मिट्टी को हटाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ के मतलब क्या होते हैं, फ्रॉथ के मतलब होते हैं झाग, और फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, झाग के तैरने वाला अमल। तो ये पूरे प्रोसेस को आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर भी, सेकेंडरी केमिस्ट्री जो मैट्रिक केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर जो मेटलर्जी का एक चैप्टर था मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, उसमें आयरन की मेटलर्जी भी थी, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी भी थी, कॉपर की भी थी। मतलब 3 पढ़ के आ रहे हो क्लास 10 में, लेकिन सेकेंडरी में जाके सिर्फ एक ही पढ़ रहे हो, चूँकि मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल थी जो आप लोगों ने पढ़ी है। वो अगर ढंग से पढ़ा है तो बहुत डिफिकल्ट है वो, और उसके मुकाबले में सेकेंडरी ज़्यादा आसान है, चूँकि इसमें से टॉपिक कम है। मैट्रिक में टॉपिक ज़्यादा थे, पुरानी जो बुक थी आज जो आप लोग पढ़ के आए, और न्यू जो बुक आई है वो फिर से आसान हो गई है, बहुत चैप्टर्स कम हो गए। तो 94% गैंग है और 6% कॉपर पायराइट है। तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो देखो एक बीकर हमने ले लिया, लाइक एक बड़ा कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको पाउडर्ड फॉर्म में इसको क्रश कर देंगे, इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्रशर एक मशीन होती है, उसके ज़रिए इसको पीस के पाउडर बना दिया जाएगा। इसके पाउडर को हम मिक्स कर देंगे 50% वाटर और पाइन ऑयल के सोल्यूशन में। पाइन ऑयल मतलब नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। तो एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें आधा पानी लेंगे और आधा नारियल तेल लेंगे, और उसके अंदर फिर क्या करेंगे, पाउडर ओर को डाल देंगे, और डालने के बाद उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, एक जो है वो हम इसमें एयर, एजिटेटर कहते हैं इसको हम, एजिटेटर के ज़रिए हम क्या करेंगे, एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, हवा को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही इसमें एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है एयर इंट्रोड्यूस करने से उसके अंदर बबल्स बनेंगे, यहाँ से एयर निकलेगा अगर, तो बबल्स बनेंगे ना भाई, बबल्स बनेंगे। और बबल्स में क्या होगा कि जितने भी हमारे कॉपर पायराइट के पार्टिकल्स हैं वो सब इस बबल से जाकर अटैच होकर ऊपर आ जाएंगे, वो सरफेस पर आ जाएंगे, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी इसके अंदर वो सारी की सारी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, गैंग पार्टिकल। इस तरह से
4% इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएगी और 6% जो आपका जो और है आपका कॉपर पायराइड का वो ऊपर आपका आ जाएगा, फ्रॉथ बन के झाग बन के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो ऊपर जो है वो झाग जैसा होगा, फ्रॉथ जैसा होगा। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मतलब इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस एक फिजिकली हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि पाउडर्ड कॉपर पायराइड ओर को तेल पानी के मिक्सचर में डाल देंगे। तो क्या होगा कि और उसके बाद जब एयर ब्लो करेंगे उसके अंदर से, जो जितना भी जो हमारा कॉपर पायराइड के पार्टिकल्स हैं वो सब झाग बनकर ऊपर आ जाएंगे और सारे जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ झाग से हम यहाँ से उसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास ये पूरे जो गैंग पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे के सारे इस तरह से रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से अब देखो, अब कॉपर नहीं आया हमारे पास, अब आया और धूल मिट्टी साफ़ किए तो अब असल और आ गया हमारे पास, जो कि जिसमें डस्ट वगैरह नहीं है। समझ में आ गई बात। अब इसको अब देखो, अब जैसे पता है कॉपर अलग करना है तो ये तो आयरन भी लगा हुआ है, सल्फर भी लगा हुआ है, इन सब से निजात हासिल करना है, इन सबको रिमूव करना है। तो उसके लिए अलग अलग स्टेप है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप कहलाता है रोस्टिंग। रोस्टिंग ऑफ कंसनट्रेटेड ओर। जो कंसनट्रेटेड ओर आपको हासिल हुआ है यहाँ से, इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट कर देंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है भून देना या भूनना, ठीक है। इसको हम लोग भून देंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे। हम किसी चीज़ को रोस्ट करते हैं तो रोस्ट करने का क्या मतलब होता है, हाई टेम्परेचर पे उसको हम पका देते हैं तो वो चीज़ रोस्ट हो जाती है। रोस्टेड चिकन वगैरह सुना होगा आपने, या रोस्टेड आलमंड, बहुत सारी चीज़ें रोस्टेड होती हैं। तो रोस्टिंग करने के लिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बड़ा हाई टेम्परेचर इसमें यूज़ किया जाता है, दैट्स रोस्टिंग। तो स्टेप 2 हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है भून देना या भूनना, ठीक है। और इस ये प्रोसेस हम किस में करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। इसी को किन कहा जाता है, किन कह दें या रिवर्बरेटरी फर्नेस कह दें, एक ही बात है। मतलब समझ जो एक तरह का ये लाइक एक तरह का एक जो है पतीली जैसा होता है, डेगची जैसा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसमें हम लोग जो है वो ये जो हमारा ओर है, प्योर ओर, वो डालकर इसको हीट कर देते हैं हवा की मौजूदगी में, हाई टेम्परेचर पर। जब उसको हीट करेंगे तो सिंपल सी बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कंपाउंड जो है वो डिफरेंट सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो बस ये वाला काम हो गया इसके अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर रोस्टिंग में। तो जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यार हमारा चल्को पायराइट है या कॉपर पायराइट, हवा मौजूद है, एयर। क्योंकि जब एयर की बात करते हैं तो एयर से मुराद यहाँ पर हम लेते हैं कि ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन गैस ही वाहिद है जो कि एयर में हमारे पास मतलब कि जो है एक एक्टिव कंपोनेंट होता है एयर का। तो जब कॉपर पायराइट का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा एट हाई टेम्परेचर, ये जब मैं डेल्टा बनाता हूँ इस तरह से, तो उसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हीटेड कंडीशन पे तो क्या होगा, देखो किस तरह से ब्रेक होगा। ये कॉपर इस सल्फर से मिलेगा, क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा। ये आयरन इस ऑक्सीजन से मिलेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। ये सल्फर इस ऑक्सीजन से मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरह से 3 प्रोडक्ट आएंगे, क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 3 चीज़ें आपको मिली हैं, एंड में हम बैलेंस कर लेंगे उसको। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये दिस इज के ये जो है कौन सा है, इसको कॉपर सल्फाइड तो बोलेंगे नहीं। हमने पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। वो अब कॉपर की वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो कॉपर, वैसे कॉपर हमारे पास +1 हालत में भी होता है, कॉपर हमारे पास +2 में भी होता है। कॉपर जब +1 में होता है तो उसको कहा जाता है क्यूप्रस, और जब +2 में होता है उसको कहा जाता है क्यूप्रिक। मतलब OUS जब लगता है तो वो कम वाले के साथ लगता है, और IC लगता है तो वो ज़्यादा वाले के साथ लगता है। तो 2 आइन है कॉपर के, क्यूप्रस आइन और क्यूप्रिक आइन। अब यहाँ चेक करना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, क्यूप्रस के क्यूप्रिक। इसके लिए वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे। जब वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे तो आपको पता है सल्फ़र यहाँ -2 आ जाएगा और कॉपर यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो इंटरचेंज हो गई वैलेंसी, तभी तो CO के नीचे 2 लगा हुआ है ना। इसका मतलब ये 2 है और ये इसके नीचे 1 लगा हुआ है, तो फिर ये 1 है। तो ये हमारा क्यूप्रिक सल्फाइड नहीं है, दिस विल बी कॉल्ड क्यूप्रस सल्फाइड। बात समझ में आ रही है। क्यूप्रिक सल्फाइड भी हो सकता था ये, अगर ये होता हमारा CuS तो वो अलग चीज़ होती है। तो क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा पहले। अब ये देखो Fe है, अब आयरन के साथ भी यही मसला है। आयरन डबल वैलेंसी में होता है, आयरन हमारा +2 भी होता है, और यही आयरन हमारा जो है वो +3 भी होता है। ये पढ़ा था ना हमने, आयरन की 2 वैलेंसी पॉसिबल होती है पिछली क्लास में। तो +2 जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेरस, और +3 जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फेरिक। याद रखना, ये नहीं समझना कि +2 वाला में एक आता है, ऐसा नहीं। तो ऐसा तो इसमें +2 वाले में ये फेरिक होना चाहिए था। कम वाला जो है ना, कम वाला में OUS आता है और ज़्यादा वाले में IC आता है।
मतलब अगर किसी कंपाउंड के अगर किसी भी एलिमेंट के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं तो जो कम वाला है उसमें OUS आएगा, जो ज़्यादा वाला है उसमें इक आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है असल में। दैट्स वाई ये फेरस हो गया और ये फेरिक हो गया। तो Fe+2 तो फेरस होता है, लेकिन Cu+2 क्यूप्रिक होता है। ये ज़रा बहुत एक मुश्किल तरीन बात है जो बच्चों को लगती है केमिस्ट्री के अंदर, कि जब Cu+2 क्यूप्रिक है तो Fe+2 फेरिक क्यों नहीं है। भाई किस बंदे ने कहा आपसे कि +2 वाले में इक लगता है? जिसने बोला गलत बताया आपको। कम वाले में OUS, ज़्यादा वाले में IC, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर ऐसे मान के चलोगे तो 10 जगह पर गलती करोगे, ठीक है। तो इसके भी 2 पॉसिबल थे, इसके भी 2। अब यहाँ चेक करते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है, फेरस के फेरिक। तो यहाँ +2 ये रहा और -2 ये रहा, कट गया, ये कुछ भी नहीं आया नीचे। उसके मतलब इसमें आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा। तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया हमारा? फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरिक नहीं हुआ। फेरिक ऑक्साइड होता तो Fe2O3 होता, रस्ट जिसको हम कहते हैं, जंग जो कहलाता है। सही है। तो कहने का मकसद है बेटा, जब रिवर्बरेटरी फर्नेस में या किन के अंदर इस कंसंट्रेटेड ओर को रोस्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे एयर की मौजूदगी में, तो क्या होता है, ये कॉपर पायराइट और थर्मली डिकम्पोज होकर बनाता है क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है जो कि इजेक्ट हो जाती है। क्योंकि ये गैस है तो गैस क्या होगी बेटा, इजेक्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास एक रोस्टेड और हमारे पास आ गया। हम कह सकते हैं कि ये दो चीज़ों को जो मिक्सर आ गया हमारे पास, ये असल में क्या है, दिस इज रोस्टेड और, वो और जिसको रोस्ट किया जा चुका, रोस्टिंग करने के बाद ये बना है। ये दोनों का मिक्सचर आया हमारे पास है, ठीक है। अभी भी देखो हमारे पास कॉपर कहाँ आया, कॉपर इसके अंदर लेकिन सल्फाइड की सूरत में, और दोनों मिक्स भी हुआ। सबसे पहले तो इस मिक्स को हटाना है, बिल्कुल मिक्स हुए हुए होते हैं, ये फलूदा बना होता है इनका। तो सबसे पहले तो इन दोनों को अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप 3 में आते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है। तो स्मेल्टिंग में हम लोग बस क्या करते हैं, इसमें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग में क्या होता है भाई, इसमें जस्ट हमारे पास रिमूवल होती है, रिमूवल ऑफ FeO फ्रॉम Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड से फेरस ऑक्साइड को रिमूव करते हैं इसमें, ये स्मेल्टिंग कहलाता है। स्मेल्टिंग किसके अंदर होती है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। फर्नेस तो भट्टी को कहा जाता है, तंदूर को कहा जाता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और ब्लास्ट फर्नेस जिसमें से फ्लेम्स निकल रही हो, शोले निकल रहे हो, जिसके टेम्परेचर बहुत हाई हो, उसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। आतिशी भट्टी एक ऐसी भट्टी, एक ऐसा फर्नेस जिसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, उसको कहा जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है हमारे पास से। कि ब्लास्ट फर्नेस, ये डायग्राम हमारे बुक में नहीं है, ये मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा। ये काफ़ी ऊंचा सा एक टावर होता है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्ट फर्नेस। इसके अंदर बेटा हम लोग 3 चीज़ें डालते हैं। रोस्टेड ओर डालते हैं पहले तो। रोस्टेड ओर क्या हो गया हमारा, Cu2S प्लस Fe, यही हुआ ना बेटा। रोस्टेड ओर डाला, रोस्टेड ओर के साथ सिलिका डालेंगे। सिलिका किसे कहा जाता है, सिलिका हम लोग सैंड को कहते हैं ना भाई, रेत उर्दू में कहते हैं रेत, और फॉर्मूला सिलिका का होता है SiO2। तो सिलिका डालेंगे, सिलिका कह दो, सैंड कह लो, रेत कह लो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह दो, SiO2 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। रेत के साथ मिक्स करेंगे और साथ में कोल डालेंगे, मतलब कार्बन, कोयला डालेंगे उसके साथ, ठीक है। इन तीनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, ऊपर सेंटर कर देंगे, चार्ज कर देंगे उसको, ऊपर से मिक्स कर देंगे। कोयला क्यों डाला गया, कोयला इसलिए डाला गया टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, चूँकि टेम्परेचर, कोयला तो डालना है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा उसको। यहाँ से हम कोयला डालेंगे और सारी चीज़ें डालेंगे ऊपर से, और इधर पर ये हमारे पास कुछ पाइप्स लगी होती हैं, उन पाइप्स को टूयर कहा जाता है। टूयर पाइप से क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ से, 2 तरफ पाइप होती है, दोनों तरफ से हॉट एयर डालेंगे, गरम गरम हवा डालेंगे। और आपको पता है हॉट एयर जब जाकर कोयले में लगेगी तो कोयला जलना शुरू हो जाएगा, और जब कोयला जलेगा तो टेम्परेचर रेस करेगा, और जब हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर जब हाई होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि जो FeO है ना बेटा, ये फेरस ऑक्साइड, ये सिलिका से रिएक्शन कर लेगा हाई टेम्परेचर पे। और ये रिएक्शन जो होगा बेटा, तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन से मुराद क्या, सबको मिलाकर लिख देंगे। तो ये Fe, Si और ऑक्सीजन 2 और 1 3, FeSiO3 बन गया। इसका नाम एक हम लोग तो उसको कहते हैं स्लैग, ये स्लैग कहलाता है। इसकी डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर तैर रहा होता है। अब देख सकते हैं स्लैग इसमें ऊपर आया हुआ है, लो डेंसिटी की वजह से ऊपर रहता है, ठीक है। और ये स्लैग को इस्तेमाल, स्लैग का दूसरा नाम होता है फेरस सिलिकेट। तो SiO3 आइन, तो हमारा SiO3-2 आइन, ये हमारे पास कहलाता है सिलिकेट आइन, ये सिलिकेट होता है SiO3। और Fe में यहाँ पर +2 लगा हुआ है तो कट गया ये, तो FeSiO3 क्या बन गया, फेरस सिलिकेट। इसी फेरस सिलिकेट को कॉमनली कहा जाता है स्लैग। ये स्लैग जो होता है लेस डेंसिटी की वजह से क्या होता है, ऊपर तैरता रहता है सॉल्यूशन के,
और उसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। अलग करके उसको क्या तो किस लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज्ड फॉर रोड कारपेटिंग। रोड कारपेटिंग के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। रोड कारपेटिंग आपने देखी होगी, वैसे बहुत कमी होती है कराची में रोड कारपेटिंग। नॉर्मली तो हम लोग तो ऐसा होता है कि वो तो डामर डाल के रोलर चढ़ा देते हैं, हमारा तो रोड ऐसे ही बन जाता है कराची का। ठीक है, सस्ते में काम करना पड़ता है असल में, तो पैसे भी बचाने। तो अक्सर यही होता है कि बस वो मतलब डामर डाला गया, उसके बाद उस पर रोलर चला दिया, बुलडोज़र वगैरह, तो बस हो गया जी। और उसके बाद जब बारिश होती है 1-2 बार, आपको पता है उसका सारा उखड़ जाता है रोड। ऐसे ही होता है हर साल। एक साथ अच्छा बना देंगे तो बार बार रिबन नहीं काट सकेंगे, मसला ये नुकसान ये भी है ना। अगर एक बार अच्छा बना दिया 50 साल का, तो क्या होगा, अगले साल दोबारा बना के कैसे रिबन काटेंगे और बताएंगे देखें हम क्या क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए वो जानबूझ के बनाते ख़राब है, ताकि हर साल उनको तारीफ़ करने का मौका मिले गवर्नमेंट को। तो लेकिन होना ये चाहिए कि जो रोड है ना, रोड कारपेटेड होना चाहिए। बहुत सारे रोड कारपेटेड होते हैं, शारा फैसल को रोड कारपेटेड है, ठीक है, वो कभी भी नहीं उखड़ा हुआ कहीं से आपको मिलेगा। जितनी बारिश तूफान आ जाए, आंधी चल जाए, बड़े बड़े ड्रम्पर चल जाए उसके ऊपर, कभी नहीं उखड़ेगा उसका रोड। तो वो कारपेटेड होता है। कारपेटिंग करने के लिए क्या हो, जब पूरा रोड बन जाता है ना, रोड बनने के बाद स्लैग होता है, ये इस स्लैग को ऊपर डाला जाता है। देखा होगा अपने, स्लैग डालते हो कहते हैं रोड की कारपेटिंग हो रही है। तो वो स्लैग जब उसमें डालते हैं तो क्या होता है, सारे जो पत्थर है ना वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, सारा क्रश। जब वो चिपक जाता है तो फिर वो उखड़ता नहीं है, जितनी कोशिश करो आप उसको। इससे क्या होता है, आंधी तूफान दलदले सब में वो सलामत रहता है। तो ये एक रोड कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल करते हैं स्लैग को। तो स्लैग इस तरह से हमारे पास ये ज़ाया नहीं हुआ, एक तरह से हमारे पास क्या आ गया बेटा, बाय प्रोडक्ट आ गया ना। अगरचे कॉपर बनाने में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बाकी और इस्तेमाल है, तो बाय प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री में हम कोशिश करते हैं कुछ चीज़ फेंकें ना, इस्तेमाल कर लें उसको कहीं ना कहीं। फ़ायदा क्या हुआ हमें कि FeO हमें छुटकारा मिल गया इससे। FeO ने सिलिका से रिएक्शन किया, फेरस सिलिकेट बनाया, ऊपर आ गया। अब नीचे जो सिर्फ क्या बच गया, Cu2S, क्यूपरस सल्फाइड नीचे बच गया। अब ये क्यूपरस सल्फाइड जो नीचे बच जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, उसको हम लोग कहते हैं मैट। ये मैट कहलाता है, MATTE मैट। इस मैट को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, सिर्फ Cu2S आ गया है। अब यहाँ से कॉपर अलग करते हैं, सिंप्लीफाइड हो गया ये। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब कॉपर अलग करने के लिए आगे स्टेप नंबर 4 में बेसमराइजेशन। बेसमराइजेशन ये किसकी करेंगे, बेसमराइजेशन ऑफ मैट, मैट की करेंगे। तो बेसमराइजेशन किसकी की जाएगी, तो मैट की जाएगी। बेसमराइजेशन किसे किसे कहा जाता है बेटा, तो बेसमराइजेशन असल में एक हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेसमर कन्वर्टर। बेसमर कन्वर्टर, एक साइंटिस्ट था, बेसमर नाम था उसका, उसने इसको बनाया था, उसके नाम पर यह प्रोसेस कहलाता है बेसमराइजेशन। या फिर ये जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग कहते हैं बेसमर कन्वर्टर। इस बेसमर कन्वर्टर में क्या होता है कि हम यहाँ पर पहले तो मोल्टेन मैट डाल देते हैं, पिघला हुआ मैट है तो यहाँ से निकाला है वो यहाँ इसमें डाल दिया उठा के। उसके बाद यहाँ से एयर हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इस बेसमर कन्वर्टर के अंदर। एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर होल्स है जहाँ से एयर निकलेंगे। तो जब एयर ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा बेटा किसके साथ, Cu2S के साथ, मतलब मैट के साथ, तो क्या होगा, डबल स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होगा, चेक करो कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्यूपरस ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, क्यूपरस ऑक्साइड है। और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो आपको पता है इजेक्ट हो जाएगी, ये देखो बाहर निकल गई। ये +1 -2 है ना ये, तो क्यूपरस ऑक्साइड है। फिर क्या होगा, ये क्यूपरस ऑक्साइड पहले से मौजूद Cu2S के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे ही क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा, ये क्यूपरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर के साथ मिलेगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। जब कॉपर के साथ मिलेगा तो कॉपर मेटल बन जाएगा, सल्फर दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड पर केस बनेगी जो कि इजेक्ट हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा कि क्यूपरस ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा तो क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर ये क्यूपरस ऑक्साइड पहले से मौजूद, तो यहाँ पर Cu2S होगा ना, उससे रिएक्शन करेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, कॉपर अलग और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब ये जो कॉपर मेटल हमारे पास बनेगा, अब काम की बात ये है, इस कॉपर मेटल को कहा जाएगा ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर का क्या मतलब होता है, ब्लिस्टर किसे कहते हैं, ब्लिस्टर के मतलब होते हैं जैसे कि ना जब कोई मच्छर आपको काट लेता है ना तो आपके बॉडी पर ब्लिस्टर बन जाते हैं, दाने जिसको हम कहते हैं, उभरी हुए सतह, उभरी हुई सरफेस, या जो चूटी काट ले लाल चूटी तो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, तो दाना कह सकते हैं ब्लिस्टर को। तो ब्लिस्टर उभरी हुई सरफेस ना किसी भी चीज़ में, तो वो ब्लिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर है, इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। ब्लिस्टर कॉपर कहने की वजह यह है, या फूल सा जाना, किसी चीज़ का फूल जाना। आपने देखा होगा अक्सर केक वगैरह के अंदर ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। जब केक बनते हुए बेकिंग आपने कभी होते हुए देखा होगा माइक्रोवेव ओवन के अंदर या बेकिंग ओवन के अंदर,
जब आपने देखा होगा तो उसमें क्या होता है, केक जो है ना वो फूलता है, जब फूलता है ना तो उसमें वो फूल रहा होता है लग रहा, और अंदर ना उसके छोटे छोटे सुराख बन रहे होते हैं, वो फूल सा जाता है। तो बेकिंग प्रोसेस में तो उसमें आता है ब्लिस्टर्स बने हुए, केक में ब्लिस्टर्स हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जब इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही होती है ना, अच्छा बेकिंग प्रोसेस में तो क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकल रही होती है। तो बेकिंग सोडा आप डालते हैं, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के जब वो बाहर निकल रही होती है तो वो ब्रेड को फुलाते हुए निकलती है, तो डो को फुलाते हुए निकलती है, उसे एक्सपेंड कर देती है, केक बन जाता है आपका, ठीक है। सेम इसी तरह से इसके अंदर प्रोसेस में क्या होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे ना वो उसको फुलाते हुए निकलेगी कॉपर को, और कॉपर फूल सा जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सुराख बन जाएंगे, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है ब्लिस्टर कॉपर, बिकॉज ऑफ द एस्केप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम इट। तो उसकी सतह जो है ना वो थोड़ी सी इस तरह से फूली हुई होती है, जैसे कि पिंपल्स वगैरह हों उसके सतह के ऊपर इस तरह से टाइप में। तो ये ब्लिस्टर कॉपर कहलाती है, 99% प्योर होता है। ब्लिस्टर कॉपर जो हमारे पास होता है बेटा वो 99% प्योर होता है। इसके अंदर हमारे पास 1% इम्प्योरिटी इसके अंदर मौजूद होती है। 99% प्योर होता है, इसके अंदर हमारे पास 1% इम्प्योरिटी होती है। अब आप बोलेंगे सर 99% प्योर है तो इतना काफ़ी है, दैट्स इनफ, उसको बेच दें मार्केट में ले जाके। अच्छा अक्सर ऐसे ही किया जाता है कि कॉपर को डायरेक्ट ब्लिस्टर कॉपर को मार्केट में उसी से क्या कर दिया जाता है, तार बना दिया जाता है। और लेकिन इससे जो तार बनता है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। फिर वो क्या होगा, ज़रा सी वोल्टेज आएगी, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस होगी तो हीट होगा तार, और तार जब गर्म हो तो टूट जाएगा। हल्के से हाई वोल्टेज पे तार टूट जाते हैं, सस्ती क्वालिटी के जो तार होते हैं। इसी तरह से पंखे वगैरह में जो वायरिंग होती है, अब सस्ती क्वालिटी, अब हल्का पंखा लेंगे, सस्ता पंखा लेंगे, उसमें जो कॉपर की वो वायरिंग होगी ना वो ब्लिस्टर कॉपर की होगी। उससे क्या होगा कि वो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो जल जाएगा पंखा। लेकिन जो अच्छे पंखे हैं, लाइक जो अच्छे क्वालिटी के हैं, ब्रांडिंग नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है, वीडियो ऑन है, पैसे नहीं दिए मुझे किसी ने, तो अच्छे पंखे जो भी होते हैं वो कोई भी वॉट एवर, तो कहने का मकसद है कि उसमें क्या होता है कि वो 10-10 साल तक, 20-20 साल तक चलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसलिए चलते हैं क्योंकि उसके अंदर 100% प्योर कॉपर लगा होता है। वो आप नाम अच्छी तरह जानते हैं कौन से होते हैं जिसमें ऐसा लगा होता है, ठीक है। तो अब 99% प्योर को कैसे 100% प्योर करेंगे, ठीक है। 99% प्योर को कैसे 100% प्योर कहेंगे, तो स्टेप नंबर 5 है, 5वां स्टेप होता है। समझ में आ रही बात? 5वां स्टेप है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के जरिए हम 100% प्योर इसको बनाएंगे। अब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है हमारे पास है कि एक एनोड होता है, कैथोड होता है, बैटरी होती है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये 4 चीज़ें तो होती हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो है ना वो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, CuSO4, वैसे सल्फ्यूर एसिडिफाइड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है उसके साथ। तो कॉपर सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, इसके अंदर एक्वस स्टेट में है ये। ब्लिस्टर कॉपर यूज़ किया, एनोड, मतलब बैटरी के प्लस से जो जोड़ा हमने जिस वो एनोड कहलाएगा, और ये ब्लिस्टर कॉपर लग गया। और कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल पर हमने जोड़ दिया भाई प्योर कॉपर, ये हमारा कैथोड हो गया। ये 100% प्योर कॉपर है जो हमें पहले से कहीं से मिला हुआ है, वो हमने इसमें लगा दिया। तो ये 100% प्योर है। और ये हमारा बेटा ब्लिस्टर कॉपर सामने दिख रहा है आपको, सतह पे मैंने ब्लिस्टर्स भी दिखाए हुए इसके, और ये पूरा स्मूथ दिखाया हुआ है ताकि थोड़ा इंप्रेशन है इसका कि हाँ सर ये ब्लिस्टर है। तो प्योर कॉपर 99% प्योर है। और इससे जो वोल्टेज पास करते हैं बहुत स्लो प्रोसेस है, 10 से 12 घंटे का प्रोसेस होता है पूरा ये, चूँकि बहुत लो वोल्टेज पास करें, सिर्फ 1.3 वोल्ट का करंट पास करें। जैसे आपका तोशिबा सेल भी 1.5 वोल्ट देता है, इससे भी कम 1.3 वोल्ट कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इस स्लो प्रोसेस में होता है क्या है बेटा, अब आपको पता है कि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये चीज़ें चलेंगी। एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या करेगा बेटा, ये जो कॉपर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करके क्या करेगा, कॉपर +2 आयन हमारे पास बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ये Cu+2 आयंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्यूप्रिक आयंस है ना, ये क्यूप्रस नहीं क्यूप्रिक, चूँकि +2 आयंस है, क्यूप्रिक आयंस बन जाएंगे। तो यहाँ से क्यूप्रिक आयन क्या होगा, यहाँ से ये आयन यहाँ पर आ जाएगा, Cu+2 आयन सॉल्यूशन में आ जाएगा आयन बन के, क्यूप्रिक आयन बन के। और इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी थी 1% इम्प्योरिटी, वो क्या होगी, इसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी सारी इम्प्योरिटी। 1% इम्प्योरिटी इसमें सेटल डाउन हो जाएगी। इसको क्या कहा जाएगा, एनोड मड। मड के मतलब होते हैं कीचड़, तो एनोड का कीचड़, क्योंकि मतलब एक इम्प्योरिटी की सूरत में, गंदगी की सूरत में एनोड के नीचे जमा होता शुरू हो जाएगा 1% जो इम्प्योरिटी है। और ये कॉपर कहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा, क्यूप्रिक आयंस, Cu+2 आयंस।
अब क्या होगा, कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Cu+2 आइन कहाँ जाएगा, अब कैट आइन है ना, ये जाएगा यहाँ पर। कैथोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएगा, ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉलिड स्टेट में होगा, जो 100% प्योर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना, तो इसमें कॉपर मेटल यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, सही है। और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आखिरकार क्या होगा कि पूरा ब्लिस्टर कॉपर यहाँ से गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये जो अपने प्योर कॉपर लगाया होगा। इसमें एक तो अंदर इस वाला प्योर कॉपर है ही है, और उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो चुका है हमारा 100% प्योर कॉपर, और सारी इंप्योरिटी उसके नीचे एनोड मड की सूरत में बैठ गई है। फिर यहाँ से आप इसको, जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर उसको निकालने के बाद आपके पास 100% प्योर कॉपर है, आप उसके साथ जो मर्जी वो कर सकते हैं। डक्टाइल नेचर का होता है तो उसके हम वायर बना सकते हैं, मैलिएबल होता है तो उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर वो तो एक अलग बात है कि क्या क्या बना सकते हैं इससे, कॉपर से। तो यहाँ हमने देखा कि ज़मीन से गढ़ा करके उसके अंदर से हमने एक इम्प्योर एक मेटल निकाला था, कॉपर पायराइट, इम्प्योर एक ओर निकाला था, और उससे हमने क्या किया, 100% प्योर कॉपर मेटल में एक्सट्रैक्ट किया। उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपका रिपीट हो जाए। So, in the metallurgy of copper, the pure or the chief ore of copper is copper pyrite, which is also known as chalcopyrite. It contains only 6% pure ore and 94% gangue particles or impurities. So the gangue particles must be removed in the first step. So it is done by froth flotation process. In the froth flotation process, powdered copper pyrite ore is mixed with a solution of pine oil and water. Then air is passed through it so that pure copper pyrite is obtained at the top while all the impurities settles down. In the second step, this concentrated ore is roasted in a reverberatory furnace or kiln at high temperature in the presence of oxygen, so that copper pyrite ore is thermally decomposed into cuprous sulfide and ferrous oxide, while sulfur dioxide gas is escaped from the furnace. Now these two things are mixed together, so we have to remove it, and for this purpose there is a third step, smelting, which is done in a blast furnace. In the blast furnace is a long tower in which roasted ore, silica and coal are charged all together, and hot air is passed through 2 years so that a high temperature is reached, and ferrous oxide reacts with silica to form ferrosilicate, which is also called slag, and it is a byproduct. It remains at the top of molten matte and it can be used for making roads or streets, whatever, for road carpeting. Now this matte Cu2s, which is removed from blast furnace from the bottom, it is then transferred into Bessemer converter. In the Bessemer converter, oxygen gas is reacted with molten matte so that 99% pure copper metal is obtained, which is called blister copper because it contains blisters on its surface. Copper is not fit for making wires because it has less electrical conductivity, it will produce more resistance. So we have to convert it into 100% pure copper metal, and for this purpose we have to use an electrolytic cell. In this electrolytic cell, anode is made up of pure copper, anode is made up of blister copper, cathode is made up of pure copper, while a solution of sulfuric acid and copper sulfate is used as electrolyte. When a current of 1.3 volt is passed through it, then copper plus 2 ions are produced at anode, which are reduced into 100% pure copper metal at cathode, and all the 1% impurities of blister copper remains at the bottom of anode, which is known as anode mud. In this manner, 100% pure copper is obtained from copper pyrite ore.